Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. I hope आप सबकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. I myself cut while chopping an onion. चॉप होता है किसी चीज़ के छोटे छोटे पीसेस करना. इसको अनियन बोलते हैं, ऑनियन नहीं बोलते. वाइल का मतलब ऐसा करने के दौरान, यानी एक प्याज काटने के दौरान मैंने अपने आप को काट लिया, यानी मतलब मुझे कुछ कट लग गया हाथ में या कहीं पर भी, बेसिकली हाथ में ही लगा होगा. अब हमने कट कर लिया किसको? अपने आप को. तो ये माई सेल्फ यहाँ आना चाहिए. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, प्रतिबिंब. जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के दूसरी तरफ वही नज़र आता है ना जो शीशे के इस तरफ है. ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है सॉरी, कि जो काम हो रहा है उसका असर करने वाले पर ही हो रहा है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आती है. सो आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग एन अनियन. सॉरी. द किंग गेव हर द मेडल हिमसेल्फ. राजा ने दिया उसको क्या? द मेडल हिमसेल्फ, खुद. अब यहाँ पर भी ये आ रहा है, अब यहाँ पर ये है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने में, लेकिन ये यहाँ पर एम्फेसिस के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब जोर देने के लिए कि राजा ने स्वयं, खुद. तो जब कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति पर जोर देने के लिए आती है तो मोस्टली उसको उस व्यक्ति के साथ ही लिखा जाता है. द किंग हिमसेल्फ, यानी खुद राजा ने उसको मेडल दिया, यानी कोई मंत्री नहीं, कोई और नहीं, खुद राजा ने. तो हिमसेल्फ यहाँ आना चाहिए. ये फिक्स्ड है. जैसे माई सेल्फ सिर्फ आई के लिए आता है. हिमसेल्फ जब किसी एक मेल की बात हो रही है, यानी किसी लड़के की या किसी पुरुष की बात हो रही है तो हिमसेल्फ आएगा. चाहे किंग लिखा है या ही भी लिखा होगा तब भी हिमसेल्फ आएगा. शी लाइक्ड द डायमंड हर सेल्फ. उसने डायमंड को पसंद किया खुद ही. एंड देन रिजेक्टेड इट, और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया. अब इसमें भी जोर दिया जा रहा है कि उसने खुद तो पसंद किया, तो इसको यहाँ लिखा जाए. शी हर सेल्फ लाइक्ड द डायमंड एंड देन रिजेक्टेड इट, मतलब उसने खुद. अब ये देखो लड़की है शी, तो शी के साथ हर सेल्फ आएगा. अब अगर यहाँ पर नाम लिखा होता किसी का तब, मतलब अगर किसी एक लड़की का नाम लिखा होता तब भी हर सेल्फ आता है. सो शी हर सेल्फ लाइक्ड द डायमंड एंड देन रिजेक्टेड इट. द नॉइज दैट ही मेड वोक अप देम. शोर जो उसने मचाया. अब यहाँ पर विच की जगह दैट भी लिख सकते हो. द नॉइज दैट ही मेड, शोर करने के लिए मेक आता है. मैंने आपको बताया कि जब भी सब्जेक्ट के बाद आपको सीधे सीधे वर्ब नहीं दिखाई दे, मतलब जिससे कि हमको टेंस पता चलता है, वो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है. और जब वो बताने, बीच वाली बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका बाकी वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा. सो वो आदमी जिसने तुम्हें लूटा. अब ये बीच वाली बात ख़त्म हो गई. हैव, अब ये हैव किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है. द मैन हैव बीन एप्रीहेंडेड. एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, गिरफ्तार करना. अब हैव किसके लिए लगा रहे हैं हम? मैन के लिए. अब कई बार हमको ये गलत फहमी हो जाती है कि यू के साथ तो हैव ही आता है. हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है. हम तो ये कह रहे हैं कि वो आदमी जिसने आपको लूटा, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए. इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल. ये अक्सर गड़बड़ तब होती है जब हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब ना लिखकर सब्जेक्ट के बीच में कुछ विशेषता बतानी शुरू कर देते हैं. तो कई बार हमको लास्ट वाले वर्ड को देखकर हम वर्ब लगा देते हैं, तो फिर तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि तुमको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार इसको किया गया है. तो ये तो एक आदमी है, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए. अब आपको देखने में लगेगा कि यू के साथ हैज़ कैसे आ रहा है. एक्चुअली यू और हैज़ का आपस में कोई संबंध ही नहीं है. द पुलिस मैन हु रिपोर्टेड द एक्सीडेंट थिंक दैट इट वॉज योर मिस्टेक. द पुलिसमैन, वो पुलिसमैन, यहाँ पर दैट नहीं आता. जब हम बता रहे हैं ना विशेषता, हम हिंदी में भले ही बोलते हैं वो पुलिसमैन,
अगर हमने दैट लगा दिया तो फिर हमें विशेषता बताने की ज़रूरत ही नहीं। दैट का मतलब ही होता है कि हम हाथ से इशारा करके बता रहे हैं कि वो वाला पुलिसमैन। सो द पुलिसमैन हु रिपोर्टेड द एक्सीडेंट, जिसने रिपोर्ट करी एक्सीडेंट की। अब ये बीच वाली बात ख़त्म हो गई। अब इसके आगे का हिस्सा, द पुलिसमैन थिंक्स, यहाँ पर एस आना चाहिए। थिंक्स दैट इट वॉज योर मिस्टेक, वो ये सोचता है कि तुम्हारी गलती थी। अब वो ये सोचता है क्या, तो जब ये प्रेजेंट टेंस है तो पीछे आप कोई भी टेंस लिख सकते हो जो आपको चाहिए। नेक्स्ट, द मैन यू आर आस्किंग हैज़ लेफ्ट, वो आदमी यू आर आस्किंग तुम पूछ रहे हो, हैज़ लेफ्ट जा चुका है। अब इस सेंटेंस की हिंदी ये है कि जो आदमी तुम पूछ रहे हो जा चुका है। अभी हिंदी में भी आपको गलत लग रहा होगा, जो आदमी तुम पूछ रहे हो, जिस आदमी के बारे में तुम पूछ रहे हो वो जा चुका है। सो द मैन यू आर आस्किंग अबाउट, या फिर द मैन अबाउट होम। अगर आप अबाउट यहाँ लगाओगे तो फिर होम लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो चीज़ें हैं ना, प्रपोजिशंस, अगर आपको कंफ्यूज करती हैं स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, मतलब बाद में कैसे लगाते हैं, तो इसका तरीका है, इसको आप कंप्लीट सेंटेंस बनाओ। यू आर आस्किंग अबाउट द मैन, तो अबाउट कहाँ आ रहा है, आस्किंग के बाद। सो द मैन यू आर आस्किंग अबाउट हैज़ लेफ्ट, तो हमारा जो मेन क्लॉज है वो ये है, द मैन हैज़ लेफ्ट। क्लॉजेज़ की अलग से वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिए आप। ग्रामर के लगभग सभी चैप्टर्स पर मैंने वीडियोस बना दी हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप इस लायक हो सकते हो कि आप अपने आप लिख सकते हो। अगर आप सिंसियरली पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करोगे उन रूल्स की, तो आप अपने आप लिख सकते हो। द फ्रेंड whom I was traveling with was in Canada for 2 years. द फ्रेंड वो दोस्त जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। I was traveling with द फ्रेंड whom I was traveling with, ठीक है कि जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। आप विद यहाँ भी लिख सकते हो, द फ्रेंड विद whom। और वैसे तो जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो अगर हम whom भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, द फ्रेंड आई वॉज ट्रैवलिंग विद। बट अगर whom लिखा है तो गलत नहीं है, विद यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। द मैन विद whom आई वॉज ट्रैवलिंग, द मैन whom आई वॉज ट्रैवलिंग विद वॉज इन कैनेडा फॉर 2 years, वो कनाडा में 2 साल से था। द फ्रेंड वॉज इन कैनेडा फॉर 2 years, 2 साल से। वैसे तो टाइम हम किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन जब टाइम के साथ से शब्द आता है तो वो केवल परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। और अगर हिंदी में आपको रहा शब्द नहीं सुनाई दे रहा, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होते हुए भी हम उसको केवल परफेक्ट में बनाएंगे, यानी हम कॉन्टीन्यूस वाला हिस्सा निकाल देंगे, बट मीनिंग वाइज वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ही होगा। अब पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। द फ्रेंड वॉज इन कैनेडा। अब सिंपल सेंटेंस तो ठीक है, द फ्रेंड वॉज इन कैनेडा, तो हमको पता लगाना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब ये है। अब हमको इसी सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाना है, तो वर्ब तो यही रहेगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए हैड, क्योंकि ये पास्ट में दिया हुआ है, हैड और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म बीन। तो अब ये मेन वर्ब है। सो द फ्रेंड हैड बीन इन कैनेडा फॉर 2 years। द लैडर, लैडर होती है लकड़ी की सीढ़ी या लोहे की सीढ़ी, जिसको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जो सीमेंट की सीढ़ी होती है उसको स्टेयर केस बोलते हैं, STAIR, स्टेयर केस, CASE। सो द लैडर आई वॉज स्टैंडिंग स्टार्टेड टू स्लिप, जो सीढ़ी आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, स्टार्टेड, द लैडर स्टार्टेड, उस लैडर ने शुरू कर दिया, टू स्लिप, फिसलना। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम हिंदी तो सही बोल देते हैं बिना देखे कि वो शब्द इंग्लिश में लिखा है या नहीं, तो इसलिए वर्ड बाय वर्ड हिंदी कीजिए। वो सीढ़ी, मैं खड़ा था, फिसलनी शुरू हो गई, तो जिस पर गायब है सेंटेंस में। द लैडर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन, स्टार्टेड टू स्लिप। वैसे तो वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप 2 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव की बजाय जेरेंड ज़्यादा यूज़ होता है। जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसके लिए आप लॉन्ग वीडियोस देखिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जेरेंड क्या होता है।
लेकिन अगर हमने इसके बाद टू प्लस बी लगा दिया तो वो गलत नहीं है। लेकिन इसके बाद स्टार्ट और स्टॉप के बाद ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, स्टार्टेड स्लिपिंग, लेकिन इसको एरर नहीं माना जाएगा, ये भी ठीक है। सो द लैडर आई वॉज स्टैंडिंग ऑन, या फिर द लैडर ऑन विच, यहाँ पर आएगा ऑन विच, या फिर आप यहाँ पर ऑन लगा दो। मैंने आपको बताया ना, प्रेपोजिशन जब भी आपको तंग करें तो आप उस ये वाली चीज़ यहाँ लाकर इस सेंटेंस को पूरा करो। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लैडर, तो यानी स्टैंडिंग के बाद आना चाहिए ऑन। वॉट ही आस्क्ड, अब जब कोई सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट एक सेंटेंस भी हो सकता है, इसको सेंटेंस तो खैर नहीं कहते, क्लॉज कहते हैं। क्लॉज मतलब होता है मिनी सेंटेंस। क्लॉजेस के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं आप। तो व्हाट ही आस्क्ड, जो उसने पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि उसने क्या पूछा। अगर इसका मतलब उसने क्या पूछा होता तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए और ये होना चाहिए व्हाट डिड ही आस्क। तो इसका मतलब है जो उसने पूछा, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद फिर दोबारा सब्जेक्ट। चलो अगर हम देखते हैं कि जैसे सब्जेक्ट के बाद फिर सब्जेक्ट आता है तो ठीक है, चलो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, इट एस्टोनिश्ड अस, यानी इस चीज़ ने हमें एस्टोनिश कर दिया, हैरान कर दिया। तो चलो ये मान लेते हैं कि ये अपने आप में पूरा है। तो फिर इस सब्जेक्ट का बाकी का हिस्सा किधर गया? जैसे यहाँ पर था लैडर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमें फिर सब्जेक्ट नज़र आया, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। तो जब ये वाली बात ख़त्म हो गई थी तो हमें इसका हिस्सा भी तो दिखाई दिया ना, ये भी तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ। द लैडर स्टार्टेड टू स्लिप, तो व्हाट ही आस्क ये एक बात है, इसका बाकी हिस्सा किधर गया? इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। बात की क्या विशेषता बताएंगे जब हमने पूरी बात ही बता दी? तो इस बात के बाद सीधे सीधे वर्ब आना चाहिए। ये बात जो है इज इक्वल टू इट, जैसे लैडर इज इक्वल टू इट। लैडर के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज़ करना चाहें लैडर को हटाकर तो इट आएगा। ऐसे ही ये एक बात है, बात को हम हटाएंगे तो भी इट आएगा, पर हमको इट लिखना नहीं है। जैसे हम यहाँ पर लैडर के बाद इट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सो व्हाट ही आस्क्ड, यानी इस चीज़ ने एस्टोनिश्ड अस, हमें हैरान कर दिया, ये इट नहीं आएगा, ये नाउन क्लॉज है। जब भी कोई क्लॉज हमारा सब्जेक्ट होती है वो नाउन क्लॉज होती है हमेशा। सो आई होप अब आपको बर्डन कम लग रहा होगा, इंग्लिश का प्रेशर कम लग रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अपना बर्डन भी कम कीजिए और अपने फ्रेंड्स का भी कम कीजिए, ताकि वो भी निश्चिंत होकर पेपर की तैयारी कर सके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।